दोस्तों 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आज क्या आए। इंडिया की आंधी चल पड़ी, ऐसी आंधी जिसमें एनडीए साफ हो गया, सुपड़ा साफ हो गया। और इस सुपड़ा साफ होने के अलावा ये चुनावी नतीजे कैसे बीजेपी के लिए भयानक मुसीबत लेकर आ रही हैं, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। और साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि इन राज्यों में किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है, कौन आगे है और कौन पीछे है, और कैसे ये जो पूरे के पूरे चुनावी नतीजे हैं जो देश की राजनीति है उसकी बदलती करवट की ओर इशारा करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस वक्त का ताज़ा हाल बता देती हूँ। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त इलेक्शन कमीशन का ये जो वेबसाइट है उसमें इन 13 सीटों का सूरत हाल मैं आपके सामने रख देती हूँ। वहीं वीडियो रिकॉर्ड होने तक बिहार के रुपौली सीट से निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हालांकि यहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार ही शुरुआत से आगे चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऊपर नीचे चल रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद जेडीयू के उम्मीदवार फिर से बढ़त बना ले। फिलहाल एक निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आप कह सकते हैं कि बिहार की इस सीट ने एक तरह से एनडीए की लाज बजा के रखी हुई है अभी तक फिलहाल, हालांकि अभी तो लीडिंग पे निर्दलीय दिखा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश के देहरा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत चुके हैं, उनके चुनावी जीत पर मोहर लग चुकी है। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लीड कर रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा सीट से दोस्तों कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये वो मध्य प्रदेश है जहां क्लीन स्वीप की थी बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप की थी। ये वो मध्य प्रदेश है दोस्तों जहां अभी कुछ महीने पहले एक बड़ी जीत बीजेपी ने दर्ज की थी, तब जब उसको उम्मीद भी नहीं थी। और सोचिए उस मध्य प्रदेश में जो एकलौती सीट पर उपचुनाव हुआ वहां फिलहाल कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है फिलहाल के लिए दोस्तों। इसके अलावा पंजाब की जालंधर वेस्ट सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीत चुके हैं। तमिलनाडु की विक्रावंडी सीट से डीएमके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बद्रीनाथ सीट से, जी हाँ, उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। दोस्तों मैं फिर कह रही हूँ, अयोध्या से बीजेपी का हारना और उसके बाद यहाँ उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस पार्टी की लीड लेना अपने आप में बहुत से चुनावी परिभाषाएं अपने साथ लिए हुए है, और इसको मैं आगे आपको बताऊंगी। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड की एक और सीट है मैंगलोर सीट, यहां से भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये वो उत्तराखंड है दोस्तों जहां जबरदस्त परफॉर्मेंस इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने की। उसके बाद यहां सरकार भी बीजेपी की है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, और वहां देख लीजिए क्या सूरत हाल बीजेपी का है। पश्चिम बंगाल में तो कमाल हो गया दोस्तों, 4 सीटों में उपचुनाव हुए, 4 की 4 सीटों में तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। रायगंज सीट से तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। इसके अलावा रानाघाट दक्षिण सीट से तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। बागड़ा सीट से तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। और इसके अलावा दोस्तों मनी काला सीट से भी तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। तो इन उपचुनाव नतीजों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इनका मतलब क्या है, इनके मायने क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पॉइंट यह है दोस्तों कि ब्रांड मोदी का जो जलवा है उस पर बहुत बड़ी चोट है, या फिर ये कह लीजिए दूसरी चोट है। ये 4 जून के नतीजों के बाद से ब्रांड मोदी पर एक बहुत बड़ी चोट लगी थी, और आज उपचुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से वो चोट दी है। मैं फिर कह रही हूं, ये बहुत सी ऐसी सीटें हो सकती है दोस्तों, इन जिन सीटों पर आज चुनावी नतीजे आ रहे हैं, इनमें बहुत सी ऐसी सीटें हो सकती हैं जो बीजेपी की अपनी सीटें रही भी नहीं होंगी। लेकिन जो कि मैं आपको बता रही हूं कि एक वक्त होता था जब चुनावी नतीजों में या तो बराबरी की बात होती थी या बीजेपी जीतती थी। लेकिन देखिए हवा कैसे बदलती है, हवा ऐसी बदल रही है कि एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की आंधी दिखाई दे रही है। दोस्तों इन 13 सीटों में फिलहाल के लिए 10 सीटों में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। एक में निर्दलीय हैं, उनको मैंने काउंट नहीं किया, नहीं तो 11 सीटें हो जाएंगी। तो आप सोचिए कि इस तरह की चीजें पहले सुनने को नहीं मिलती थी, लेकिन ब्रांड मोदी को इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। जब हेडलाइन बनेगी, जब टीवी चैनल में हेडलाइन बनेगी और यूट्यूब चैनल में हेडलाइन बनेगी, तो क्या बनेगी? इंडिया ने किया एनडीए का सुपड़ा साफ। अब किस सीट में कौन कमजोर था, किस सीट में कौन आगे था, इसकी आप बहस कर सकते हैं, लेकिन हेडलाइन से परसेप्शन का कितना बड़ा फर्क होता है, और उस परसेप्शन ने ब्रांड मोदी को बहुत बड़ी चोट दी है दोस्तों। या फिर ये कह लीजिए कि जो मोदी ब्रांड मोदी बने थे 2014 के बाद से, वो फिर से अब सिर्फ मोदी बनकर रह गए हैं क्या? ये अपने आप में सवाल बीजेपी को अपने आप से पूछना चाहिए। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं आपको बता चुकी हूं दोस्तों, बंगाल में दीदी का जलवा, मतलब कमाल का जलवा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूं। इस लोकसभा चुनाव में बंगाल की एक सीट है रायगंज,
रायगंज में बीजेपी ने कब्जा किया। रायगंज में बीजेपी ने करीब 56,000 वोट बीजेपी को मिले इस लोकसभा चुनाव में। और फिर यहाँ विधानसभा चुनाव भी हुए रायगंज में, और रायगंज में अभी जो नतीजे, अभी तो नतीजे नहीं आए फिलहाल वीडियो रिकॉर्ड करने तक, लेकिन रायगंज में तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। सोचिए दोस्तों, जहां बीजेपी ने अभी 1 महीने पहले जीत दर्ज की है, उस इलाके में विधानसभा चुनाव हुए तो तृणमूल कांग्रेस ने वो सीट बीजेपी से छीन ली। ये बताता है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में न केवल ममता बनर्जी ने जो अपना जलवा है न केवल बरकरार रखा है बल्कि उसको बढ़ाया भी है। और पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे भी यही बताते हैं। 2019 से 2024 में बीजेपी ने खराब परफॉर्म किया है, बीजेपी से सीटें छीनी है ममता बनर्जी ने। तो आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी न केवल बीजेपी को जोर का झटका दे रही हैं बल्कि लेफ्ट और कांग्रेस को भी जोर का झटका दे रही हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि बंगाल में दीदी ही दीदी हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगता है इन चुनावी नतीजों का इंपॉर्टेंट पहलू है, वो ये कि क्षत्रपों के आगे ब्रांड मोदी या मोदी बेदम हो गए। अब देखिए डीएमके जिन सीटों पर आगे चल रही है इन उपचुनाव के नतीजों में, हो सकता है कि यहाँ बीजेपी का प्रभाव ना हो, वैसे भी तमिलनाडु में बीजेपी का कौन सा बहुत बड़ा प्रभाव है, लेकिन ये तो बात सही है कि चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे डीएमके हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, उत्तर प्रदेश की किसी सीट पे नतीजे नहीं आए लेकिन मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूँ, इन क्षत्रपों ने ये दिखाया है कि ब्रांड मोदी को इन्होंने न केवल कड़ी टक्कर दी है बल्कि हराया भी है। महाराष्ट्र में भी यही होता देखा हमने। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जब ये कहा जा रहा था, ब्रांड मोदी का जब उभार हो रहा था कि क्षत्रपों का जो आधिपत्य है वो खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं हुआ है, वो तो और बढ़ गया है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ दोस्तों, कांग्रेस ने जिस तरह से वापसी की है ये वाकई में उल्लेखनीय है। हालांकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस को सबक भी लेना चाहिए, बंगाल जैसे राज्य, लेकिन आप देख लीजिए उत्तराखंड और हिमाचल कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की जिस एक सीट से कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है वो भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी जीत है। हालांकि मैं फिर कहूंगी कांग्रेस पार्टी के लिए अभी जश्न मनाने से ज्यादा अपने संगठन में काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और कैंडिडेट्स पर चुनाव लड़ना, संगठन में काम करना, अगर लॉन्ग टर्म जीत कांग्रेस पार्टी को हासिल करनी है खासतौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में, तो उसको अपने संगठन में बारीकियों से काम करना होगा। लेकिन फिर भी इन चुनावी नतीजों में आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कम से कम कुछ राज्यों में तो वापसी करती कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो है परसेप्शन बदल चुका है। वो कहते हैं ना कि राजनीति में परसेप्शन बड़ा मायने रखता है। तो एक वक्त में परसेप्शन था दोस्तों कि जो मोदी जी है ना उनको कोई हरा नहीं सकता, वो अजेय हैं। अब परसेप्शन ये है कि कहां कहां मोदी को हराया जा सकता है, कहां कहां बीजेपी को हराया जा सकता है, और अगर नहीं हराया जा सकता तो क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि बीजेपी को हराया जाए। दोस्तों ये जो कुंजी इंडिया गठबंधन के हाथ लगी है ना, कि जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई में है वहां कांग्रेस चुनाव लड़े, और जहां जो क्षेत्रीय दल हैं वो मजबूती से चुनाव में टक्कर दे सकते हैं बीजेपी को, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, वहां कांग्रेस पार्टी एक तरह से पीछे की सीट ले ले और गठबंधन के साथियों को आगे करे। ये अपने आप में आप कह सकते हैं जीत की कुंजी है, जो ना केवल इंडिया गठबंधन के हाथ लगी है बल्कि बीजेपी को इससे बार बार चोट लग रही है, बार बार चोट लग रही है। एक वक्त था जब परसेप्शन था कि मोदी को हराया नहीं जा सकता, अब परसेप्शन ये नहीं है, मोदी को हराया जा सकता है अगर आपके पास सही रणनीति और सही कैंडिडेट और सही वक्त अगर आप चुनते हैं तो। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि राजनीति में परसेप्शन ही तो मायने रखता है, और मायने क्या रखता है? पूरी की पूरी राजनीति परसेप्शन पर टिकी होती है। ये जो 4 जून के बाद परसेप्शन बदला है, जो कि उपचुनाव के नतीजों ने भी बताया है, ये बीजेपी को जितना बड़ा जोर का झटका दे रहे हैं बल्कि ये भी बता रहे हैं कि देश में जो भविष्य की राजनीति है वो बहुत बदली हुई है, बदल चुकी है। झारखंड में बदली है, इसके अलावा महाराष्ट्र में बदली है, और इसी साल होने वाले हरियाणा के चुनाव में भी बदली है। खास तौर पर दोस्तों मैं बार बार कह रही हूँ, हरियाणा और महाराष्ट्र ये वो 2 राज्य हैं जहां बीजेपी को अगर लगा तो बहुत जोर का झटका लगेगा, क्योंकि दोनों ही राज्य में बीजेपी ने क्या जोड़ तोड़ नहीं की। महाराष्ट्र में तो जो किया उसने उसका परिणाम लोकसभा चुनाव में भुगता, वहीं हरियाणा में चुनाव से पहले पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दिया, मुख्यमंत्री सहित। लेकिन क्या हरियाणा और महाराष्ट्र में भी उसकी ऐसी ही दुर्गति नहीं होने वाली है इस उपचुनाव के नतीजों में दोस्तों? हालांकि भी बहुत जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि कभी भी चुनाव में वक्त और माहौल बदलने में देर नहीं लगती है। लेकिन क्या लगता है आपको, ये जो उपचुनाव के नतीजे ट्रेंड बता रहे हैं कि अब
एक ब्रेक इवन पॉइंट में, पीक में पहुंच गई है बीजेपी। अब उसके पास नीचे आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं, और होता भी यही है। जब आप पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते हैं तो नीचे ही तो आना होता है। चोटी तो आपने देख ही ली, तो अभी जो नीचे आने का सिलसिला है ये कहाँ जाकर रुकेगा, और किन किन राज्यों में बीजेपी के लिए सबसे बड़े झटके के तौर पर ये राज्य उभर कर आएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।